हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, एक नए चैप्टर से चर्चा को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है चैप्टर का नाम। एक मिनट के लिए पहले सामने देखना, आज बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों वर्ड में ना बेटा जमीन और आसमान का अंतर है। डिसोल्यूशन ऑफ, अभी आपको लगेगा कि यार हर जगह तो हमने पार्टनरशिप बोला है या कभी कभी फर्म बोला है या पार्टनरशिप फर्म बोला है, एक ही तो बात होती है। पार्टनरशिप कह लें या पार्टनरशिप फर्म कह लें या फर्म कह लें, सर होती है एक बात। लेकिन अगर वर्ड आगे लग जाए ना डिसोल्यूशन, तो पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के ना मायने बदल जाते हैं। डिसोल्यूशन का ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है सिर्फ पार्टनरशिप के स्टेटस में चेंज हो रहा है, यानी कि या तो किसी का एडमिशन हो रहा है या किसी का रिटायरमेंट हो रहा है या पीएसआर बदल रही है, बस स्टेटस बदल रहा है। पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चल रहा है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखा है ना, इसका मतलब है बेटा बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। बिजनेस खत्म हो चुका है, चौपट हो चुका है, धंधा बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं। ठीक है जी। और बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ना बहुत सारी वजहों से हो सकता है। एक वजह है भैया, हमने एग्रीमेंट में लिखा था कि कोई पर्टिकुलर डेट आएगी तो बिजनेस बंद कर देंगे, आज वो डेट आ गई बिजनेस बंद कर दिया, तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर आपका धंधा इलीगल है या अनलॉफुल है, तो बेटा अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी तो भी बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो भी बंद करना पड़ सकता है। ये सब कुछ कारण हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के। जब थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसकी बात करूंगा, अब इसको छोड़ दो। ठीक है जी, बस मतलब समझो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस को, धंधे को बंद करना है। समझ आती है बात? अब बेटा धंधा बंद हो रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा? बेटा, जैसे ही किसी भी पार्टनरशिप फर्म का धंधा बंद होता है, सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो है बेटा आपको एसेट्स बेचनी पड़ेंगी। सारी एसेट्स बेच दो और उसके बाद सारी लाइबिलिटीज पे कर दो। बेटा मैं लिख तो रहा हूं सारी लाइबिलिटीज पे कर दो, लेकिन बेटा लाइबिलिटीज पे करने में ना एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे होंगी सबसे पहले, और उसके बाद इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब हमारे पार्टनर की लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरनल लाइबिलिटी बेटा पार्टनर्स की ही लाइबिलिटी है। उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं, तो पहले बेटा थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी में भी पहले पार्टनर्स लोन, और उसके बाद बेटा पार्टनर्स की कैपिटल भी वापस कर दो। ये है बेटा प्रॉपर सीक्वेंस। एसेट्स को बेच दो, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को पे कर दो, पार्टनर्स लोन को पे कर दो, देन पार्टनर्स कैपिटल को पे कर दो। ठीक है जी। अकाउंट क्या क्या बनेंगे? बेटा चार अकाउंट बनेंगे जब इस चैप्टर को आप करोगे। सबसे पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, सारी एसेट्स रियलाइज करोगे, सारी एसेट्स इसी अकाउंट में बेचोगे, सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी इसी अकाउंट में पे करोगे। रियलाइजेशन में ये होगा। ठीक है जी। देन बेटा बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसमें क्या होगा बेटा, लोन का बैलेंस ब्रोट डाउन करो, पे करो, कुछ और नहीं होना। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया कुछ नहीं होना बेटा पार्टनर्स कैपिटल में, और ना ही कोई क्लोजिंग कैपिटल निकालने बैठ जाना। कोई धंधा चल नहीं रहा जो क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। जो भी कैपिटल के बैलेंसेस होंगे पे करो, टू कैश टू बैंक, खत्म। और लास्ट में प्रिपेयर होगा एक और अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं होगी। बैलेंस शीट क्यों होगी? कोई एसेट्स कोई लाइबिलिटी बची है तो लिखोगे क्या? बेटा लास्ट में एक अकाउंट और प्रिपेयर होगा, नोन एज कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में होगा कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर होगा। अगर कैश और बैंक का टोटल बिल्कुल बराबर आ गया दोनों तरफ का, कोई बैलेंस नहीं बचा, तो समझ लेना आपने कुछ पूरा क्वेश्चन ठीक किया है। ठीक है जी। अब एक हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और उसको बेटा खाली करते हैं, उससे हम डिसोल्यूशन के पूरे सारा का सारा अकाउंटिंग सीखते हैं। ठीक है जी, डिसोल्यूशन में अकाउंटिंग कैसे होती है आज सीख जाओगे, तो पहले ही दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले ही दिन। डिसोल्यूशन के साथ ये सबसे आसान चीज है कि पहला लेक्चर बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर पहला लेक्चर ढंग से अटेंड करा तो समझो चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। ठीक है जी। लो जी, एक हाइपोथेटिकल फिगर के साथ एक बैलेंस शीट बनाते हैं, सब सामने देख रहे हैं।
बस एक सेकंड। लो जी, मान लो ये बैलेंस शीट गिवन है, मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर से बैलेंस शीट को बैलेंस कर दिया। ठीक है जी, चारों अकाउंट बनाने सीखते हैं, कैसे कैसे अकाउंट बनाने, और ढंग से समझना, यहाँ से बेटा कल की बहुत सारी बातें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वो चार अकाउंट बनने हैं, जिसमें सबसे पहला अकाउंट बनना है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। और बेटा ध्यान रख लेना, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होती है विद सम एक्सेप्शन। रियलाइजेशन में जब भी एसेट्स लेकर जाओगे, उसके बेटा दो एसेट को ट्रांसफर करने का एक रूल है, और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का भी एक और रूल है। रूल नंबर 1 कहता है ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट, सारी एसेट ले जाओ रियलाइजेशन में, लेकिन 3 छोड़ दो। कौन कौन सी? कैश, बैंक और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ये नहीं लेके जाने। ठीक है जी, कैश और बैंक क्यों नहीं लेके जाने? क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बन रहा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस वो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। बेटा रोल नंबर 2 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट, जैसे यहाँ 3 छोड़े वैसे यहाँ छोड़ देना 3, सारी लाइबिलिटी ले जाओ लेकिन 3 छोड़ दो। पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का लोन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वैसे इसके लिए करेक्ट वर्ड शुड बी रिजर्व, इस चैप्टर में वो पता लग जाएगा, कल पता लगेगा, कल बोलूंगा इसके बारे में ज्यादा। बेटा पार्टनर की कैपिटल क्यों नहीं लेके जानी है रियलाइजेशन में? क्योंकि वो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। बेटा पार्टनर लोन क्यों नहीं लेके जाना? क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट तो बन ही रहा है, वो भी अलग अकाउंट में जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों नहीं लेके जाना? क्योंकि वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो 3 बातें छोड़ दो, बाकी सब ले जाओ। ठीक है जी, लेकर जाए आप, सामने देखो। बेटा मैं सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में लेके जा रहा हूँ। एसेट्स क्या होती है? डेबिट। जब मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा तो क्रेडिट करके ही करूंगा, यानी कि एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू एसेट्स, यही होगा। चलो जी करो ट्रांसफर। बेटा मेरे पास 5 एसेट्स हैं, 2 लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, 2 प्लांट एंड मशीनरी। मैं कोई पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, अभी फिगर लिख रहा हूँ, अभी फिगर लिखनी भी छोड़ दूंगा। ये ले गया हूँ, ये ले गया हूँ, कैश ले जाना नहीं, बीआर और स्टॉक ले आए जी रियलाइजेशन में। ऐसे ही लाइबिलिटीज को लेकर आओ, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, अगर खत्म करी जा रही है, पे करेंगे हम रियलाइजेशन में ले जाके तो डेबिट कर दें। लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन ये एंट्री होगी, और बेटा लिखनी शुरू करो एक एक करके सारी लाइबिलिटीज। पार्टनर कैपिटल लिख दो? नहीं, पार्टनर कैपिटल तो नहीं चाहता। बैंक लोन लिख दो? जी बिल्कुल लिख दो, बाय बैंक लोन, सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लिख दो। लिख दीजिए मिस्टर ए का लोन, मिस्टर ए पार्टनर है, पार्टनर का लोन भी नहीं चाहता, एक सेपरेट अकाउंट बनता है। बेटा मिसेस बीज लोन, ये लिख दो। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बेटा, पेपर में ध्यान रख लेना, बी और मिसेस बी कोई सेम एंटिटी नहीं है, एज पर लॉ ये दोनों बेटा अलग अलग लोग हैं। तो बेटा ये भी एक थर्ड पार्टी है, पे होगी इसकी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में, मिसेस बीज लोन अकाउंट। और बेटा क्रेडिटर भी और बिल्स पेबल भी सब लिख दो, सब थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लिख दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा अभी मैंने क्या करा, बैलेंस शीट में ना
बैलेंस शीट से काफी सारी एसेट्स और काफी सारी लाइबिलिटी उठा ली है, लेकिन जो जो रह गई हैं बेटा घबराओ नहीं, उन सबका भी इंतजाम कर देते हैं। पार्टनर का लोन अकाउंट यानी कि यहाँ पर एक पार्टनर है उसका लोन अकाउंट है, वो भी बना लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है ए बी सी, उनका भी कैपिटल अकाउंट बना लो, और कैश और बैंक इसका भी अकाउंट बना लो। बेटा जो क्वेश्चन में होगा वही लिख देना, यहाँ कैश है तो मैं कैश ही लिखूंगा, ठीक है। कैश को चिपकाओ यहाँ पर, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, ये हो गया। कैपिटल को रिकॉर्ड करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 और 70,000, ए का लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। डन। अब बताओ कोई आइटम रहेगी? पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी पूरी, जहां जहां जिसको जिसको जाना था सबको भेज दिया। कुछ रह गया? सब ट्रांसफर हो गया, आगे बढ़े बेटा। अब एसेट्स को बेचो, सीक्वेंस बताया था, एसेट को बेचो, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करो, पार्टनर का लोन पे करो, पार्टनर की कैपिटल इन सीक्वेंस। चलो जी, एसेट्स रियलाइज करो। पेपर ने आपको बता रखा होगा कहीं ना कहीं कि कौन कौन सी एसेट्स कितने कितने में रियलाइज हुई। मान लो आपको कह देता है लैंड एंड बिल्डिंग ना 1.5 लाख में बिक गई, तो आप लिखोगे बाय कैश, ध्यान रखना या वही लिखना कैश या बैंक जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बेटा बाय कैश 1.5 लाख में रियलाइज हुई, 1.5 लाख। अब मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या एंट्री बताते हैं। मैं अगर कह दूं ना एसेट्स बेची, तो एंट्री बताएंगे कैश टू प्लांट एंड मशीनरी, वो गंदी आदत पड़ चुकी होती है। बेटा कैश टू प्लांट एंड मशीनरी, क्या सच में प्लांट एंड मशीनरी अब है आपके पास? जितनी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट थी उतनी यहाँ पर, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, जितनी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट है उतनी यहाँ पर क्रेडिट कर तो दी आपने, खत्म हो तो गई। क्या कोई नाम बचा किसी एसेट का? पावनी और गार्गी लिखने पे ध्यान मत दो, कुछ नहीं होगा, नहीं भी लिखोगे, घर वीडियो ले लेना, लिख लेना घर पे बैठ के आराम से, समझने पे ध्यान दो। बेटा समझ में आ रही है बात? लैंड एंड बिल्डिंग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। अगर आप कहो कि मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग तो है ही नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग तो क्रेडिट करके खत्म हो चुकी। जितनी एसेट्स बिकती हैं रियलाइजेशन में सब एक ही नाम से बिकती हैं, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, यही एंट्री होती है, ठीक है जी। तो बेटा कैश टू रियलाइजेशन एंट्री होती रहती है, दिखा दिया। अच्छा अगर कोई एसेट को पार्टनर ले जाए तो, मान लो बेटा प्लांटर में सीधी वो कह दिया बी ले गया 80,000 रुपए। अच्छा बी ले गया है तो बी की कैपिटल को कम करना पड़ेगा, बी कैपिटल डेबिट टू प्लांटर मशीनरी लिखो, टू रियलाइजेशन। तो बेटा बी की कैपिटल को कम कर दो, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 80,000। और बेटा एक जगह तो पोस्टिंग होगी नहीं, डबल जगह भी होगी, जब यहाँ कैश का नाम आया तो ये कैश अकाउंट में भी जाएगा, यहाँ लिखोगे टू रियलाइजेशन 1.5 लाख, बी के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, यहाँ लिखोगे टू रियलाइजेशन 80,000, ठीक है जी। अभी तक मैंने ना 4 जर्नल एंट्री बोली, इधर देखना, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू एसेट्स, लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। तीसरी एसेट्स बेचने की, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर टुक ओवर द एसेट्स, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक बात में? 4 बातें बोल दी, 4 जर्नल एंट्री। आगे बढ़े बेटा। अच्छा अगर किसी एसेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू ही नहीं गिवन, बीआर की कोई रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं, स्टॉक की नहीं गिवन, ध्यान रखना एक एक एसेट्स गिन के रियलाइज करके। अगर किसी एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको उसके बेसिक नेचर पे जाना पड़ेगा। अगर वो टेंजिबल एसेट है तो बेटा मान लेना पूरी बुक वैल्यू पर रियलाइज हुई है, मान लो उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है तो पूरे 1 लाख पर रियलाइज हुई है, एंट्री कर देना बाय कैश 1 लाख। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स होती तो हम मानते हैं कि वो किस पे रियलाइज होगी, एट जीरो वैल्यू, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मान लो कोई एसेट लिखी नहीं हुई यहाँ पर, और पता लगता है जी जब हमने ये, मान लो मेरे बिजनेस में ना अचानक से ना कोने में पड़ा हुआ एक टाइपराइटर मिल गया, कहीं मैंने एसेट में लिखा रखा था टाइपराइटर, कहीं नहीं लिखा रखा था, और बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट है और मैंने बेच भी लिया और 200 रुपए का बिक भी गया। बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स बेचने में एंट्री क्या करोगे? पैसा तो आ गया, कैसे बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि जो एसेट्स बेचने की एंट्री होगी वही अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी बेचने की एंट्री, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में नहीं? आगे बढ़े, चलो जी।
बेटा एसेट्स सारी बेच खाई गिनकर, अब लायबिलिटीज का नंबर लगाओ। क्वेश्चन ने कह दिया बैंक लोन पे कर दिया, लिखोगे टू कैश बैंक लोन और कैश अकाउंट में भी डालते जाना साथ साथ, वो मैं बात बोल नहीं पा रहा, ठीक है जी। मान लो अगर अच्छा कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हो जाए तो, और पे कर दी मैंने तो भैया टू कैश, कैश तो चला ही गया, तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को ही डेबिट करेंगे। यानी कि लायबिलिटी पे करने की जो एंट्री होती है वही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी पे करने की एंट्री होती है, ठीक है जी। अच्छा अगर कोई पार्टनर कह दे कि मैं दे दूंगा कोई लायबिलिटी, तो मान लो ए ने कह दिया या बी ने कह दिया कि मैं अपनी वाइफ का लोन चुकता दूंगा, मिसेस बी का लोन चुकता दूंगा, भैया हमें तो पार्टनर को देना पड़ेगा। अगर पार्टनर अपनी वाइफ को देगा हमें तो पार्टनर को देना पड़ेगा, नगद हम भी उसको कुछ नहीं देंगे, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अभी तक बात समझ में आती है सारी बाबू। अच्छा अगर कोई मान लो क्रेडिटर और बिल्स पेबल कोई लायबिलिटी की ना वैल्यू नहीं दे रखी, जैसे मैंने बताया कि एसेट्स के बारे में ना बेटा एसेट्स गिनकर रियलाइज करके आना, ऐसे बेटा लायबिलिटीज गिनकर पे करके आना। मान लो क्वेश्चन ने का बैंक लोन की पेमेंट कर दी, ए ने या बी ने मिसेस बी का लोन चुकता दिया, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा, भैया अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना क्या रखा हो तो हमेशा किस पे होती है, एट द पार वैल्यू, एट द पार वैल्यू। लिखो जी टू कैश और बेटा जो भी इनकी वैल्यू है उस पर पे कर दो उसको, ठीक है, समझ आती है बात। मान लो बेटा अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट से सेट ऑफ हो जाए तो, मान लो बेटा ऐसा लिखा है क्रेडिटर एक्सेप्टेड द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर ने स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, क्रेडिटर कितने 1 लाख के और स्टॉक कितने का 1.5 लाख का, इसका मतलब ये मान लूं मैं कि स्टॉक 1 लाख का ही बिका होगा। अगर कोई एसेट्स किसी लायबिलिटी से सेट ऑफ हो जाए, कोई लायबिलिटी किसी एसेट से सेट ऑफ हो जाए, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, वरना आप क्या सोचोगे, एक तरफ इधर लिखोगे देखो बाय कैश 1 लाख, या लिखोगे टू कैश 1 लाख, कि 1 लाख रुपए पहले आ गए और फिर 1 लाख चले गए, तो उससे बेटर है कुछ एंट्री मत करो। क्लियर है बात, अभी तक बात समझ में आई। मैंने जितनी भी एंट्री बोली मैं आपको बता देता हूँ मैंने कितनी एंट्री बोली, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, मैं लिखूंगा नहीं बेटा, बोलने पे ज्यादा ध्यान है। पहले सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, रियलाइजेशन टू एसेट्स, सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। ये जर्नल एंट्री सुन लेना क्योंकि शुरू का 19 क्वेश्चन जर्नल एंट्री, वो बात अलग है कि मैं आखिरी में कराऊंगा, पर है 19 क्वेश्चन एक ना आधा। सारी एसेट्स ट्रांसफर होगी, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई, बेटा एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री, कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री, कैश टू रियलाइजेशन। इसमें कोई रिकॉर्डेड एसेट्स भी है, इसमें अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है। पार्टनर टुक ओवर द एसेट्स, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर नगद तो देगा नहीं, उसकी कैपिटल कम कर दो, ठीक है। अगर एसेट्स की कोई वैल्यू ना गिवन हो, रियलाइजेबल वैल्यू ना गिवन हो, तो टेंजिबल है तो पार वैल्यू, अगर पार वैल्यू पे रियलाइज हुआ एंट्री तो वही कैश टू रियलाइजेशन। इधर देखना रिकॉर्डेड एसेट्स की रियलाइज होने की वैल्यू, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की रियलाइज होने की वैल्यू, और अगर किसी एसेट्स टेंजिबल एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं गिवन तो एंट्री तीनों में सेम, ठीक है। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स है तो इट इज रियलाइज्ड एट जीरो वैल्यू। लायबिलिटी को पे करने की रियलाइजेशन टू कैश, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करने की रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है जी। बाबू एक एसेट्स एक लायबिलिटी सेट ऑफ हो गए आपस में, नो एंट्री, टोटल 10 बातें करती, ठीक है। रियलाइजेशन के खर्चे पे करें एंट्री, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, किस नाम से डेबिट करूं, रियलाइजेशन के खर्चे अपने ही नाम से डेबिट होते हैं, रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। पार्टनर को रियलाइजेशन कराने की हमने कुछ रेम्यूनरेशन दी, अगेन नगद नहीं दिया होगा, ये भी तो रियलाइजेशन का खर्चा ही है, एंट्री क्या की होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बराबर, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, रियलाइजेशन के खर्चे तो रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन के खर्चे किसी पार्टनर ने दिए हमने उसको दिए, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। बेटा सबसे पहले कौन सा अकाउंट बंद होता है, 99.99% केस में रियलाइजेशन, 99.99% केस में, 100% केस में नहीं, 100% केस में नहीं, 100% केस में क्यों नहीं तो मैं ये भी बता देता हूँ।
सामने देखते रहना पुत्र। बेटा जैसे किसी भी अकाउंट का काम प्रॉफिट या लॉस निकलवाना होता है, यहाँ पर भी यही करते हैं। अगर डेबिट साइड ज्यादा आई, लॉस। बेटा डेबिट क्या होते हैं? एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर ये ज्यादा है तो बेटा यहाँ पर बैलेंस आया होगा, किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बट जाएगा ये, लेकिन बेटा ये नुकसान है। और बेटा अगर लॉस है तो बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई तो इनकम है, पार्टनर्स अकाउंट में भी चला जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, 99% केस में पहले यही अकाउंट बंद होगा, ये बंद होगा। फिर पार्टनर लोन, इसमें कुछ करना नहीं होता, सीधा लिखो टू कैश 25,000 खत्म। इसमें भी कुछ नहीं करना होता, जो भी बैलेंस आएगा टू कैश, जो भी जिनका भी जो बैलेंस आएगा खत्म। ये कैश को यहाँ ट्रांसफर कर देना, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देना, अगर सब कुछ मिल गया ठीक है। अब मैंने क्यों कहा कि 99% केस में ये पहले बंद होगा, 1% केस में क्यों नहीं? कौन सा ऐसे केस है बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन कह देता है ए ने ना अपना लोन के लिए ना 20,000 में ही मान गया, 20,000 में ही सेटलमेंट कर दी। अगर उसने 20 में ही सेटलमेंट कर दी तो पहले ये अकाउंट बंद होगा। क्यों? आप लिखोगे टू कैश 20,000, बचा हुआ 5,000 रियलाइजेशन, ये आपका प्रॉफिट ही तो हो गया। 25 देने थे, 20 में सेटलमेंट होगी तो 5 का प्रॉफिट ही तो होगा। प्रॉफिट हो या लॉस, इस यहाँ पर कोई अकाउंट ही नहीं है ना जब जा सके, रियलाइजेशन में ही तो जाएगा। और आप खुद समझो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं। अगर यहाँ टू लिखा है, यहाँ बाय में जाएगा, सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं। दिख रहा है गेन कहाँ जा रहा है? क्रेडिट साइड तो जा रहा है। आप लिखोगे बाय एज लोन अकाउंट 5,000। बेटा अगर लोन कम में सेटल हो गया तो पहले लोन अकाउंट बंद होगा पार्टनर का, फिर रियलाइजेशन बंद करना। 99% केस में पहले ये बंद होगा, 1% केस ये वाले रह जाएंगे। ठीक है, वो समझ में आया क्यों मैंने 99% बोला था? ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़कर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ही पहले पढ़ना है, जल्दबाजी मत करना कि सीधा से चिपकानी शुरू कर दी, इधर उधर करनी शुरू कर दी। अब बेटा पेपर में ना पिछले 3 साल का ना ट्रेंड है, मैं ट्रेंड बता देता हूँ आपको। पिछले 3 सालों में ना ज्यादातर क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? बहुत ज्यादा आसान आ रहे हैं। पेपर ना बिलो एवरेज आने लग रहा है अकाउंट्स का। एडमिशन का या रिटायरमेंट का क्वेश्चन देखूं तो सीधा आता है, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा। ठीक है, अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन देखो, सिर्फ रियलाइजेशन पूछ रहा है, बाकी नहीं पूछ रहा। पर भैया देखो, बी वेरी कॉशियस, वो दिन दूर नहीं जिस दिन अकाउंट्स का पेपर अबव एवरेज है। ठीक है ना, और एक बार तो कंफर्म आएगा। ऐसा नहीं होता कि 5-5 साल बीत जाते हैं जी कोई पेपर नहीं आ रहा। अभी तक तो कोई पेपर पिछले 2-3-4 साल में तो मुझे एवरेज भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ना इको, ना बीएसटी, ना अकाउंट, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, इस बार मुझे पता नहीं क्यों लगता है एक पेपर, कोई एक पेपर इन तीनों में से आएगा डिफिकल्ट। बाकी देखते हैं क्या है। आप दुआ करना, मुश्किल है, आसान की तो दुआ मत करना, तुम्हारे भैया आसान नहीं पढ़ाते बिल्कुल भी। ठीक है, तुम्हें एच तब मिलेगा, ध्यान रखना, अगर आप टॉपर और एच लेने की सोचते हो, तुम्हें एच तब मिलेगा जब पेपर मुश्किल आएगा। आसान आएगा तो सब कर देंगे, नल्लों में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं नजर आएगा तुमको कभी। ठीक है जी, पूरे साल ट्यूशन पढ़ने वाले में, आखिरी में 3 महीनों में पढ़ने वालों में कोई अंतर नहीं होता जब पेपर आसान आता है। एच तभी मिलता है बच्चे को जब पेपर मुश्किल आता है। चलो खैर, अब आपको सोचना है आपको क्या दुआ करनी है, मुश्किल या आसान। ठीक है, तुम खुद ही इतने डरे रहते हो, संगे रहते हो कि मैं तो तुम्हारे ऊपर क्या ही कॉन्फिडेंस दिखाऊं। चलो खैर, रख दूं आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करके दिखा रहा, कल शुरू होंगे बेटा, इस पर क्वेश्चन भगा भगा के करेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।